Hello students, today we discuss about the fundamental unit of life, class 9th. Firstly, how the cell is discovered. Cell is firstly discovered by the Robert Hooke in 1665. He observed a thin slice of cork under his self-designed microscope. This slice of cork resembles the structure of honeycomb, consists of a small compartment just like this. जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कॉक जो है उस बाग से ली गई है, जो ट्री की कॉक होती है। इसके बाद ये जो हमारा इसको स्लाइस को सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने देखा तो इन्होंने पाया कि जस्ट हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। अब ये जो वर्ड है सेल ये हमारा वर्ड सेलुला से लिया गया है जिसका मीन्स होता है लिटिल रो। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। सम ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल एंड whole life process completed by a single cell is known as unicellular organisms, for example amoeba, chlamydomonas, etc. Some organisms are made up of more than one cell. कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे जो होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं और वो अपनी लाइफ प्रोसेस को भी कंप्लीट करते हैं इन सेल की हेल्प से। वो हमारे क्या होते हैं, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स एट्सेट्रा। जो से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जो डिफरेंट शेप और साइज की होती हैं और उनका एक अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नर्व सेल, फैट सेल, बोन सेल, ओवम, ब्लड सेल, स्पर्म एट्सेट्रा, जिनका अपना एक स्पेसिफिक शेप, साइज होता है, फंक्शन होता है। जिससे हम बात करते हैं नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, और ये नर्व सेल जो होती है वो हमारा जो मैसेजिंग होती है, हमें सेंसेशन करने में, हमारे इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अब बात आती है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिक यूनिट जो हमारी फंडामेंटल है वो हमारी सेल है। सेल is the smallest unit that is capable of performing a life function. अब सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। Why? Because every cell have a specific shape, size and perform a specific function. प्रत्येक सेल का अपना एक शेप होता है, साइज होता है और उसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। इसलिए सेल को हम लोग नाम देते हैं कि वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यह सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारा सेल होता है उसका जो साइज होता है वो रिलेटेड होता है उसका स्पेसिफिक फंक्शन से जो वो परफॉर्म करता है। प्रत्येक जो लिविंग सेल है उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है कुछ फंक्शंस को, बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने की। जो सेल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को, या हम कहें जैसे कोई भी एक सेल है उसके जो पार्ट्स हैं वो उसके ऑर्गेनेल्स हैं। तो प्रत्येक सेल जो होता है उस कंटेन करता है कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनेल्स, such as mitochondria, Golgi complex, etc. Each cell organelles perform a special या specific function. प्रत्येक जो डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन। बात होती है अब हमारी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separate the content of the cell from the external environment. ये हमारी आउटर कवरिंग होती है जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो सेल के इनसाइड कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करती है, अलग करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का वर्क करती है। It allow the entry and exit of material in and out of the cell. It also prevent the movement of some other material and other, therefore called a selectively permeable membrane. ये इसको हम लोग selectively permeable membrane क्यों बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को?
क्योंकि ये सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अंदर आने देते हैं, इन करते हैं और आउट करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक अ प्रोटीन एंड फैट। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, जैसे कि प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज परफॉर्म बाय gaseous exchange takes place from a region of higher concentration to a low concentration। जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है उसमें हमारा क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है वो हमारी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। इसमें किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हम लोग एक बॉटल लेते हैं, परफ्यूम बॉटल, हमने उस बॉटल को पुश किया तो उसके अंदर जितने भी फ्रैगनेंट पार्टिकल्स थे वो बाहर आ जाते हैं और वो एयर की जो हमारी रूम की एयर होती है उसके साथ वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं और होल रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। और हम लोग इस डिटेक्ट करते हैं या हम लोग फील करते हैं कि पूरा रूम के पार्टिकल्स या पूरे रूम में वो फ्रैगनेंट पार्टिकल्स होते हैं। इट्स अ एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन वो किसके थ्रू करेगा? थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें जो मेम्ब्रेन होगी वो एक सिलेक्टिकल मेम्ब्रेन पार्टिकल्स को पास ही करेगी, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक साइड लिखा हुआ हायर कंसंट्रेशन और एक साइड आपको दिख रहा होगा लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। तो जो ये मूवमेंट है वो सिर्फ सिलेक्टिकल पार्टिकल्स को ही पास आउट कर रहा है सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन के थ्रू। अब हम लोग इनके बीच में डिफरेंस के पढ़ेंगे। डिफ्यूजन जो होता है वो हमारे किसी भी मीडियम में अकर हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो होता है वो हमारा मेनली लिक्विड मीडियम में ही होता है। इट डज नॉट रिक्वायर अ सेमी या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन के लिए हमें कोई भी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस के लिए इट रिक्वायर्ड अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या हम कहें सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल विच हैज हायर कंसंट्रेशन देन दैट इन द सेल। मीन्स क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इनसाइड द सेल के अंदर की अपेक्षा बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that the water enter the cell and the cell is likely to swell up. हम सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एप्रिकॉट्स के कुछ हैं हमारे पास, हमने उनको वाटर में डाल दिया, डिप किया, तो जो हमारे एप्रिकॉट्स हैं उनके अंदर कंसंट्रेशन कम है, जो उसका सराउंडिंग सॉल्यूशन है उसका ज़्यादा है। तो जो सराउंडिंग सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है तो वो हमने अभी पढ़ा था कि हायर टू लो जाता है मॉलिक्यूल का मूवमेंट। तो वाटर का जो इनसाइड द सेल कम है, वाटर का ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो वो वाटर होगा वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ अंदर एप्रिकॉट में एंटर कर जाएगा और वो क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, when the medium surrounding a cell has the same concentration of water as that in the cell, it is said to be isotonic.
when the medium surrounding a cell that the same concentration of water as that in the cell, it is said to be isotonic. Water crosses the cell membrane in both the direction, but the amount of going in the same as the amount going out, so there is no overall movement of water. The cell will be stay the same size. हम सिंपली वर्ड में समझ सकते हैं कि जो हमारा सेल के इनसाइड और आउटसाइड सेम मीडियम है, जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, जिसकी वजह से न तो वाटर अंदर एंटर कर रहा है और ना ही बाहर, जिसकी वजह से सेल के साइज में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। सेल का जो हमारा सेल होगा उसका सेम साइज होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोटोनिक की। व्हेन द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल दैट इन द सेल इट इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। Water crosses the membrane in both the directions, but this time more water leave the cell. तो हमारे पास यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, this time more water leave the cell than enter it, therefore the cell will shrink. अब हम सिंपल वर्ड में इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास एक मीडियम है और एक सेल है। जो सराउंडिंग मीडियम है उसका कंसंट्रेशन लो है, और जो हमारे पास सेल जो हमने डिप की हुई है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हाई टू लो जाएगा तो जितना भी सेल के अंदर का मटेरियल होगा वो बाहर आ जाएगा, पास आउट हो जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना। इन केस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक होना या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी कंटेंट है वो बाहर आ जाना, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इज अ फिनोमेनन बाय विच अ प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल when it loses water by the osmosis। जब कोई भी सेल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को लॉस कर देते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा हार्ड आउटर कवरिंग सेल ऑफ द सेल इज सेल वॉल। जो हमारी आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की, हार्ड कवरिंग, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल वॉल। जो हमारी इसमें लेकिन जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जो सेल वॉल होती है वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो होता है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और ये हमें प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को एक स्ट्रेंथ रिजिडिटी भी प्रोवाइड कराता है। सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और हेल्प करती है प्लांट टू विदस्टैंड द एनवायरमेंटल चेंजेस। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग हार्ट ऑफ द सेल बोलते हैं। दिस इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। Nucleus has a double layered covering called the nuclear membrane. Nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. साइटोप्लाज्म मीन्स जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें इन भी कुछ मटेरियल कर सकता है इन पोर्स के थ्रू और आउट भी कर सकता है। तो इनके जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है उनके बीच में एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है। इट कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। सबसे पहले जो हमारा ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एक फोल्डेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होता है जिसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं।
एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब हमारा सेल डिवीजन होने को होता है सेल का, तो वो ये क्रोमेटिन मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में। जब ये पार्टिकल्स में टूट जाता है तो वो एक छोटे छोटे रॉड शेप स्ट्रक्चर या शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस of features from parents to next generation in the form of DNA molecules। क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं हेरिडिटी मटेरियल्स। ये हमारा जो डीएनए वो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, और ये नेक्स्ट जनरेशन में हमारी जो जनरेशन्स टू जनरेशन इंफॉर्मेशन होती है, मींस पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो उनके चिल्ड्रंस में, उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारी बात आती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन स्पेशलाइज द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको के.आर. पोर्टर ने डिस्कवर किया था। के.आर. पोर्टर ने इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। तो यहाँ पर ई.आर. जो होता है वो नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ई.आर. जो होता है वो हमारा एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, बाउंडेड ट्यूब एंड सीट्स होती हैं जो एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। दीज आर ऑफ टू टाइप, एस.ई.आर. एंड आर.ई.आर. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना होता है छोटा सा कि सम पार्ट जो होता है राइबोसोम का वो बियर करता है राइबोसोम्स को, और कुछ पार्ट होता है जो राइबोसोम को बियर नहीं करता है। जो हमारा पार्ट राइबोसोम को बियर करता है वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो हमारा पार्ट राइबोसोम को बियर नहीं करता है या राइबोसोम्स को कंटेन या राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसका सबसे बड़ा हमारा फंक्शन होता है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड कराना, अ सरफेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। अब हमारी यहाँ पे बात आती है, जो हमारा एस.ई.आर. होता है वो हमारा लिपिड का फॉर्मेशन करता है, और जो हमारा आर.ई.आर. होता है वो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। फर्स्टली, गोल्जी apparatus is discovered by Camillo Golgi. It consists of a system of membrane-bound vesicles arranged parallel to each other in a stack called the cisternae। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे की तरफ फोल्ड भी हो जाते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर सिस्टर्नी जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ऊपर जो इनके टूटे हुए टुकड़े होते हैं छोटे छोटे जो पैकेजिंग, वो हमारे इनमें वेसिकल्स बोलते हैं। अब जो मटेरियल हमारा सिंथेसाइज होता है नियर द ईआर इज पैक्ड and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function includes the storage, modification and packaging of production in the vesicles. It involved in the formation of lysosome। मीन्स हम लोग सिंपल वर्ड में जो हमारा गोल्जी एपरेटस होता है इसका काम ये होता है, इसमें दो फेजेस होती हैं, एक सिस फेज और एक ट्रांस फेज। जो सिस फेज होती है वो हमारी कमिंग फेज होती है, जहाँ पर ईआर जो भी सिंथेसाइज हमारा करेगा प्रोटीन लिपिड वो हमारा आएगा, जो वो ये हमारा गोल्जी एपरेटस उसको पैक करेगा, डिस्पैच करेगा, और फाइनली उसको एक टारगेट सेल पर जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ उसको वो सेंड करने में हेल्प करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद इसका काम होता है, ये हमारी हेल्प करता है, ये हम कहें ये इन्वॉल्व होता है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हमारी बात आती है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो था वो डी डुबे ने डिस्कवर किया हुआ था। इसका काम जो होता है वो हमारे मेन हम पॉइंट्स पे वर्क करेंगे। वेस्टेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल।
इट एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये हमारे एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह वर्क करता है। कीप द सेल क्लीन बाय द डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बर्न आउट ऑफ cell organelles contain the powerful digestive enzyme capable of breaking down all organic material. When the cell get damaged, lysosome may break open and the enzyme digests their own cell, thus the known as suicidal bag of a cell. मीन हम देखते हैं कि जो लाइसोसोम है इसका एक निकनेम हम लोग जानते हैं जिसका नाम होता है सुसाइडल बैग। अब इसको हम लोग सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जब कभी भी इसकी जो मेम्ब्रेन है जब बस्ट हो जब ब्रेक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो ओपन हो जाते हैं इसके अंदर का जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है किसी भी सेल पर या ये अपनी खुद की सेल पर गिरता है तो ये पूरी तरीके से उसको डाइजेस्ट कर जाता है क्योंकि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये पूरा उसको बर्नआउट या उसको सुसाइड कह सकते हैं कि उसको मार देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। Mitochondria is firstly discovered by C. Vanda and Colliger. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Why is known as the powerhouse of cell? Because it provides energy in the form of ATP. The energy required for the various chemical activities is released by the mitochondria in the form of ATP molecule। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ATP को हम लोग करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड हो जाती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के अंदर कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। इसके माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ऑन प्रोटीन एज देयर ऑन DNA एंड राइबोसोम। तो हमारा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है एनर्जी को प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो होते हैं मेनली दो टाइप्स के यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो 9th स्टैंडर्ड पर हैं, क्रोमोप्लास्ट और लीगोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शनल अलग पढ़ेंगे उसको। यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, लीगो मीन्स कलर लेस और प्लास्टिड मीन्स पिगमेंट। ऐसे पार्ट प्लांट के जिनमें कलरलेस पार्ट होता है जहाँ कलरलेस पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है। वो पार्ट प्लांट के जहाँ पर डिफरेंट टाइप के कलर्ड प्रेजेंट होते हैं वो पिगमेंट्स वाला पार्ट हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है। और जहाँ पर भी ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में वो हमारा पार्ट जो होता है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड द chloroplast। Leucoplasts store the material such as the starch, oil and protein granules। Plastid contain membrane layer embedded in a material called the stroma। जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसके बाद इट हैज़ अ सिमिलर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्ट्रक्चर इसका सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर भी डबल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर भी राइबोसोम और DNA प्रेजेंट होता है और हमारा जो प्लास्टिड है इसमें भी DNA और राइबोसोम और डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल इज जस्ट वर्क एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये भी हमारा एक होता है या हम कहें कि ये स्टोरेज मटेरियल वेस्टेज जितना भी एक्सेस होता है वैक्यूल उसका में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मेन लाइन हम लोग वर्कर नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग से फोकस करेंगे। स्टोरेज सेट फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेन स्मॉल साइज वैक्यूल आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर full
of the cell shape and provide the turgidity and rigidity to the cell. Vacuole store the amino acids, sugar, various organic acids and some proteins. In amoeba, the food vacuole contain the food items that the amoeba has consumed. Vacuoles play an important role in expelling excess water and some wastage from the cell. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट animal cell and plant cell. Animal cell are generally small in size. Plant cell are usually larger than the animal cell. Cell wall is absent. Cell wall is present in plant cell. Except the protozoa euglena, no animal cell possesses the plastid. Plants plastid जो होते हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रेजेंट होता है. जो वैक्यूल होता है एनिमल सेल में वो स्मॉलर साइज का होता है. प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज इन साइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.